फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और अभिनेत्री कृति सेनन नए विवाद में फंस गए हैं। तिरुपति में फिल्म का फाइनल ट्रेलर जारी करने के बाद दोनों वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। ओम राउत ने मंदिर परिसर में कृति को पहले गाल पर किस किया, फिर उसे गले लगाया। मंदिर परिसर में डायरेक्टर के इस बर्ताव पर स्थानीय लोग और श्रद्धालु भड़क गए। वहीं धर्मगुरुओं ने इसे रामायण और माता सीता का अपमान बताया। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि पति पत्नी भी मंदिर में ऐसा नहीं करते। ऐसा करना है तो दोनों को होटल के कमरे में चले जाना चाहिए। डायरेक्टर और अभिनेत्री की इस हरकत को भाजपा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा राज्य मंत्री रमेश नायडू ने इंटरनेट मीडिया पर कृति ओम राउत को टैग करके लिखा, क्या यह जरूरी है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकत की जाए? भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में इस तरह किस करना, गले लगाना अपमानजनक है। फिल्मों पर पहले से ही समाज में अश्लीलता परोसने और प्रसारित करने का आरोप है। ऐसे में जब धार्मिक रोल अदा करने वाली अभिनेत्री का या उसके साथ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक व्यवहार होता है तो विवाद को जन्म देता ही है। वैसे फिल्म आदिपुरुष शुरू से ही विवादों में रही है। खबरों की खबर में हम सिलसिलेवार सभी खबरों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ टीवी 24 से आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। कृष्ण कुमार सिकंदर जी, पर बहुत स्वागत है आपका फिर से खबरों की खबर में। जिस तरह से हम देख रहे हैं सिकंदर जी की पहले से ही ये फिल्म अपने टीजर लॉन्च के साथ ही विवादों में है। ग्राफिक्स पर काफी इसके काम किया गया, फिर नया ट्रेलर जारी किया गया। अब जब थोड़ी बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दर्शकों की से मिल रही है, तब एक नया विवाद आ गया है और वो भी विवाद ऐसा है जो कि सार्वजनिक हो चुका है। किस तरह से इस पूरी घटना को देखा जाए और ये व्यवहार जो कि फिल्म के डायरेक्टर और साथ ही अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य किरदार माता सीता का इस फिल्म में निभाया है, कितना शोभनीय है? निश्चित रूप से जो डायरेक्टर का व्यवहार है वो अशोभनीय है। मंदिर ईश्वर का स्थान है, पवित्रता की जगह है और वो मुझे जहाँ तक लगता है कि फिल्म का जब टीजर नया लॉन्च किया उन्होंने और उसके बाद उसकी सफलता के लिए, ताकि कोई नया विवाद जन्मे इसके, इसलिए वो गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस मकसद से गए थे उसी मकसद उसको भटक गए उससे, और मंदिर परिसर में जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रियाएं और स्थानीय लोगों की और श्रद्धालुओं की आई है, वहाँ के पुजारियों और धर्मगुरुओं की आई है, ये निश्चित ऐसा होना ही था। डायरेक्टर महोदय को सोचना चाहिए था कि एक तो आप जिस जगह पर खड़े हैं वो कोई पर्यटन स्थल नहीं है, वो कोई घूमने फिरने की वैसे आम जगह नहीं है, बल्कि एक पवित्र मंदिर का परिसर है। वहाँ देवता निवास करते हैं और वहाँ के प्रति लोगों की एक आस्था है, एक श्रद्धा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान न रखकर केवल एक फिल्मी अंदाज में अपने आप को पेश करना, वो कोई मंच तो था नहीं कि जहाँ बड़े संख्या में दर्शक आए हुए थे उनके सामने प्रमोशन करना था। ये कोई फंक्शन, अवार्ड फंक्शन भी नहीं था कि जहाँ मिलते हैं गले और उसके साथ किस करते हैं, ऐसा कोई व्यवहार होता है। निश्चित रूप से ये विवादित व्यवहार के कारण ही ये फिल्म भी पहले भी विवाद में आई थी। जब इसका पहला टीजर इन्होंने लॉन्च किया था तो उस समय भी फिल्म मेकर के ऊपर जो है आदि पुरुष का जो भव्य टीजर उन्होंने लॉन्च किया तो उसे बहुत ख़राब रिस्पांस मिला ऑडियंस का और कई आलोचनाएं हुई उसकी। किरदारों के लुक ख़राब थे, उस पर भी सवाल खड़े हुए। बताया गया कि हनुमान जी तो एक मुग़ल आक्रांता टाइप के लग रहे हैं। राम जी के और सीता जी के पहनावे पे, उनके रंग पे सवाल खड़े हुए। तो इन सब को देखते हुए लग रहा था ऐसा कि आदि पुरुष के निर्माता निर्देशक कुछ सीखेंगे, और उन्होंने सीखने का अधूरा प्रयास किया। अगर उन्होंने पूरी तरह से सीखने का प्रयास किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अब उन्होंने एक टीजर तो ठीक कर दिया, थोड़े बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे थे, लेकिन एक नए विवाद को जन्म दे दिया जो अनावश्यक था। उनके लिए वो जगह नहीं थी। इससे पहले जो फिल्म विवाद में थी, इसके कई कारण थे। लोगों का कहना था कि भगवान राम को मूंछ नहीं थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि भगवान राम मूंछ में हैं। फिर एक सीन में राम को चप्पल पहने दिखाया गया है। अब उस युग में चप्पल नहीं था, बल्कि भगवान राम जो है लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे।
ये आपत्तिजनक था। फिर कपड़ों पे सवाल खड़ा हुआ। इन सबको देखते हुए बदलाव किए गए थे और फिल्म में देवदत्त नागे जो है हनुमान के रोल में जब नज़र आए तो पहले उनके शरीर पर चमड़े का बेल्ट बंधा हुआ था, वो भी ट्रोल के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर लोग उनको खरी खोटी सुनाने लगे और सबसे कमज़ोर हनुमान बताया जाने लगा कि अब तक जो रामायण, रामचरितमानस या रामानंद सागर की या उसके बाद भी जो रामायण बनी है उसमें सबसे कमज़ोर हनुमान बनाया गया। रह गई अब उस पर सीता पे भी बात आई। जो कृति मेनन सीता के ने जो कपड़े पहन रखे थे, टीजर में वो लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी हैं, जबकि वो केसरिया रंग की साड़ी पहनती। ज्वेलरी पर भी बात आई कि वो जब वनवास में थी तो ज्वेलरी नहीं पहनती थी। इस प्रकार के विवादों से फिल्मों का नाता शुरू से जुड़ गया। हालांकि निर्माता ने, निर्देशक ने इसको सुधारने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। दर्शक को जो जिस रूप में भगवान को देखते हैं, जिस रूप में वो देखते आए हैं, आज भी रामानंद सागर के राम और सीता की कल्पना की जाती है। आप गौर करिएगा, कभी भी कोई राम और सीता का कोई दृश्य दिखाना होता है तो सबके सामने केवल रामानंद सागर के वो पात्र ही नज़र आते हैं। तो उससे जब तुलना की स्थिति रहती है तो फिल्म में इस तरह की कमज़ोर स्थिति दिखाकर हास्यास्पद स्थिति पैदा करने की बात है। इसलिए डायरेक्टर को, अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो रोल कौन सा कर रहे हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। एक बार अरुण गोविल ने कहा था कि मैंने उसके आगे फ़िल्म इसलिए नहीं की कि मुझे फ़िल्म में काम नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि जब भगवान राम के रूप में मुझे रोल मिल गया था तो फिल्मों में इस तरह के रोल से मना कर दिया जाता है। दूसरी बात है, मैं कर सकता था रोल, लेकिन इसलिए नहीं किया कि अगर रोल करूँगा तो हो सकता है कि वो रोल खलनायक का हो सकता है वो रोल हमारा नकारात्मक हो, लेकिन लोगों के दिमाग में मेरे प्रति राम की छवि थी, इसलिए मैंने। तो इस प्रकार की गरिमा का ध्यान रखा गया, अरुण गोविल जैसे आदर्श को ने रखा। तो इस आदर्श से सीखने की आवश्यकता है। कृति मेनन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उससे इस तरह के बातों से परहेज करना चाहिए था और डायरेक्टर को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन क्या इसका असर फिल्म पर हो सकता है? 16 तारीख को फिल्म की रिलीज़ है। फिल्म पर इसका असर हो सकता है। अभी तो टीजर लागू किया ना, चालू किया है। अब देखिए 16 तारीख को जब जारी होती है फिल्म और हिंदू संगठन उसको किस रूप में लेते हैं, उसका विरोध होता है, उसका समर्थन होता है। हालांकि मेरा मानना है कि फिल्मों की सफलता केवल विरोध पर निर्भर नहीं करती है। अगर विरोध पर निर्भर करती है तो कई फिल्में ऐसी हुई हैं कि विरोध के बावजूद हिट हो गई हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी चीज़ को अगर इग्नोर करना है तो सबसे अच्छा है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। बहुत कम लोग सब पहुँचेंगे, अपने आप फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की खबर में और बात करते हैं दूसरी खबर की। दुनिया में मुस्लिम ही आतंकवाद फैलाने का दावा करने वाले और ब्राह्मणों की महानता पर अध्ययन करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान ने दमोह गंगा जमुना स्कूल में विवाद के बीच मुसलमानों को कुछ सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई भी गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म न बदलवाएं। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है। नियाज खान ने एक ट्वीट किया, मुस्लिम भाई भी गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाएं, जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर शाकाहार अपना सकें तो यह बेहतरीन प्रयास होगा। यद्यपि शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखें। आईएएस नियाज खान का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब देश फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा और विवादों के बीच देश में लव जिहाद, इस्लामीकरण और ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। आईएएस नियाज खान एक उपन्यासकार भी हैं और उनके 8 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनका पिछला उपन्यास ब्राह्मण द ग्रेट काफी चर्चा में था। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण के पास सुपर ब्रेन होता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को हर फील्ड में बौद्धिक नेतृत्व दे दिया जाए, सलाहकार बनाया जाए तो देश के भीतर चीजें बेहतर हो सकती है, क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। सिकंदर जी, ये पहली बार नहीं है कि जब नियाज खान का कोई ट्वीट इतना वायरल हुआ हो और सुर्खियों में आया हो, लेकिन इस बार का जो ट्वीट है वो काफी हद तक एक संदेश देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस कौम से वो आते हैं उसी कौम को वो एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किस तरह से उनकी इस ट्वीट को देखा जाए? हालांकि नियाज खान इसके पहले भी जब उपन्यास लिखे थे तब भी वो चर्चा में आए थे। ब्राह्मण द ग्रेट नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा था।
तो किस तरह से उनकी इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए? नियाज खान ने जो लिखा है ट्वीट में, वो एक आदर्श और एक शिक्षित व्यक्ति का आचरण दिखता है। जी। जो समाज में, चूँकि वो आईएएस अधिकारी भी हैं, तो समाज में सौहार्द और समानता बनी रहे, लोगों के बीच एकता और भाईचारा बना रहे, देश विकास और प्रगति की ओर बढ़े, इस बात का ध्यान रखा गया है। तो नियाज खान ने जो बातें कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं, मगर सवाल ये है कि नियाज खान जो बातें कह रहे हैं उन बातों को उनका ही समाज कितना आत्मसात करेगा, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह के सुधारवादी काम करते हैं। जैसे मोहम्मद रिजवान हैं, वो अक्सर सुधारवादी बात करते हैं। सुबही खान हैं, अंबर जैदी हैं, मोहम्मद फैज़ है। ये ऐसे नाम हैं जो कि अक्सर इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं उसका विरोध करते हैं और उससे अच्छाइयों को, लेकिन जो उनका समाज है वो उन्हें स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, उनके भी फॉलोअर्स हैं, कुछ कम होंगे, लेकिन कोई भी बात एक व्यक्ति जो है कोई स्वीकार नहीं करता, उसमें धीरे धीरे उसका असर होता है। अब नियाज खान की बातों का कितना असर होगा ये जो है देखने की बात है। नियाज खान ने जो 2-3 बातें कही हैं उसमें और भी स्पष्टता लाने की ज़रूरत थी। मसलन उन्होंने कहा कि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण जो है अवैध है या उसका प्रतिरोधक है, वो नहीं करना चाहिए, ये मान्य नहीं है। तो उन्हें उसके साथ कुरान की वो आयत लिखनी चाहिए थी जिसमें यह बताया गया है कि ये अवैध है, ये गलत है, जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है, ताकि मौलवियों को नसीहत मिल सके और धर्मांतरण पर बोलने वाले लोगों को भी कुरान की उस आयत की जानकारी हो जिसमें इस्लाम में इस सही बात की जानकारी दी गई है। दूसरी बात, उन्होंने गोरक्षा की बात कही है, गोरक्षक बनने की बात कही है। तो इस्लाम में भी कहीं गो हत्या की बात नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कुरान को जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी गो हत्या की या गोमांस खाने की बात नहीं है। ये बात केवल भारतवर्ष में कट्टर मुसलमानों के बीच में या देश के अंदर मुसलमानों में कट्टरता लाने के लिए ये बात कही गई है। तो नियाज खान को ये भी बताना चाहिए कि कुरान की किस आयत में, सूरा यूनुस कितना में ये लिखा गया है कि गाय पवित्र होती है, गाय का आर्थिक संवर्धन क्या है, उसका लाभ क्या है। ब्राह्मणों के विषय में भी जब उन्होंने किताब लिखी तो काफ़ी चर्चा में रही है किताब, और हालांकि मैं किताब अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, इस विवाद के बाद मैंने किताब सोचा है कि ज़रूर पढ़ूँगा, लेकिन अगर उस किताब में इस बात का जिक्र है कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बल्कि वर्णों में बटा हुआ था और वर्ण की गणना उसके कार्यों से होती थी, न कि उसके कर्मों से होती थी, न कि जन्म से होती थी। तो वर्ण की जो व्यवस्था थी वो जन्म से नहीं थी, वो कर्म से थी। अगर शूद्र व्यक्ति भी ब्रह्मत्व का काम करता है तो ब्राह्मण होता है, अगर शूद्र भी क्षत्रिय है, अगर युद्ध का काम करता है, रक्षा का काम करता है तो वो क्षत्रिय है, वो शूद्र नहीं हो सकता है। आपको इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी साहित्य हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब दलितों ने लिखे हैं और वो ब्रह्मत्व को प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में जातियां नहीं थी और ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ माना जाता था कि वो पैदा ब्राह्मण हुआ था, ये नहीं था, बल्कि इसलिए श्रेष्ठ माना जाता था जिनके अंदर ज्ञान था, और जिनके अंदर ज्ञान होगा वही समाज चला सकता है, वही देश चला सकता है। तो नियाज खान ने जो लिखा है वो कितना स्वागत करेगा उनका समाज, ये देखने की बात है। ये मध्य प्रदेश के आईएएस है, अधिकारी हैं कैडर के, और अपने धर्म की हिंसक छवि को मिटाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं दरअसल, और उनका मानना है कि इस्लाम की बदनामी नहीं होनी चाहिए और इस्लाम की बदनामी कुछ चंद संगठन अपने कारनामों से कर रहे हैं और उनको मुसलमानों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब देश में इंदिरा गांधी की हत्या के पहले एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में बनाया गया कि सिख आतंकी है, इसी तरह से इस देश में
और इस दुनिया में एक माहौल बनाया गया कि मुसलमान ही आतंकी है। तो ये माहौल ठीक नहीं है। समाज के अंदर हर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरों का प्रभाव ज़्यादा होता है और उसके आगे अच्छे बोल नहीं पाते हैं। सामान्य जीवन में भी हम अगर कोई एक गुंडा होता है, एक अपराधी होता है, उसके आगे हम बोल नहीं पाते हैं। समाज के कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है। अभी इसका ताज़ा उदाहरण दिल्ली है। एक लड़की की हत्या सरेआम चाकुओं से गोद कर की गई और इतने लोग उधर से गुजरे और किसी ने ये साहस नहीं किया कि वो चाकू मार रहा है तो पीछे से उसका हाथ पकड़ ले, उस पर एक्शन में आ जाए। अगर उतने लोग टूट पड़ते तो शायद उसके हौसले टूट जाते। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ है। तो जहाँ आतंक का माहौल होता है, अब देखिए कश्मीर में जब आतंकवाद ख़त्म हो गया है तो कश्मीर की लड़कियाँ, कश्मीर के लड़के खुलकर बता रहे हैं कि कैसे वो मजबूर थे बंदूक के साए में। तो ये स्थिति पैदा हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ठीक है कि 90% आतंकी जो है मुस्लिम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 90% समाज जो है आतंकी हो जाता है। तो इसलिए नियाज़ खान की जो कोशिश है वो अच्छी कोशिश है, लेकिन समाज उसको हीरो के रूप में लेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज तो उनका बुरहान बानी को हीरो मानता है। उनका समाज जो है वो जितने भी कसाओं को मानता है। तो ऐसे समाज के बीच में उनकी बातें कितनी जायज़ होंगी और कितनी महत्वपूर्ण होंगी, ये बाकी सेकुलरों के लिए एक उदाहरण हो सकता है, या जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि नियाज़ खान एक हीरो हो जाए। लेकिन समाज उनका कितना एक्सेप्ट करता है, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। बढ़ते आगे और बात करेंगे खबरों की खबर में आज की आखिरी खबर की। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पटवारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नाराजगी के बाद गृह विभाग ने एस्मा लगाने का आदेश जारी किया। एक दिन पहले ही राजस्व विभाग ने पटवारियों की आईडी ब्लॉक कर दी थी। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले 15 मई से ही जारी पटवारियों की हड़ताल से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। हड़ताल के चलते युवाओं की नौकरी, आम जनता के रोजमर्रा के काम और भत्ते से संबंधित कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। 23 दिन से चल रही हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की शक्तियों का प्रयोग किया। ये आदेश 7 जून से प्रभावशील है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश को राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं आती हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एस्मा के आदेश की प्रतियां जलाकर पटवारियों ने आज भी धरना स्थल में प्रदर्शन किया है। सिकंदर जी, लगातार 25 दिन हो चुके हैं जब राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों के साथ बेमुद्दत हड़ताल पर है। इस बीच राज्य शासन ने भी आदेश जारी कर दिया है गृह विभाग के बैनर से कि अब एस्मा लगाया जाएगा, यानी कि तुरंत काम पर लौटना होगा, नहीं तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन पटवारी हैं कि वो बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम धरना स्थल से हटेंगे नहीं। क्या लगता है कि ये स्थिति आगे चलकर और भी गर्मा सकती है? निश्चित रूप से चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी संगठनों का आंदोलन और प्रदर्शन ये पुरानी परंपरा रही है जी। हर चुनाव में देखने को मिलता है ये जी। तो साल के अंत में होने वाले चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संगठन जो है वो अपने काम पे जुट गए हैं। जाहिर सी बात है, संतुष्ट कोई किसी को नहीं कर सकता, सरकार भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकती, उसके अपने तौर तरीके होते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आंदोलन में अब क्या स्थिति आएगी। अब एस्मा लगाया गया तो उसके साथ एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी। क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को, हड़ताली कर्मचारियों को कोई नोटिस दिया था? क्या अखबार में इश्तिहार दिए गए थे इसके लिए? अगर नहीं दिए गए थे तो एस्मा लगाने का सरकार का तरीका ही गलत है। क्योंकि ये नियम है एस्मा लगाने के साथ कि अगर ये लगाया जाता है तो उसके लिए सरकार पहले नोटिस जारी करेगी अखबार के माध्यम से या लिखित कोई सूचना जारी करके। लेकिन ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अब जो है कर्मचारी संगठन, पटवारी संगठन जो है वो उस आदेश की प्रतियां जलाकर ये उन्होंने जता दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल भी उन्होंने इस बात की पहले ही, जैसे ही खबर आई, उनकी पहली प्रतिक्रिया TV 24 पे ही मिली थी कि उन्होंने कहा था कि हम जो है आंदोलन वापस नहीं लेंगे, सरकार को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। अब तो बात इससे आगे बढ़ चुकी है कि पटवारी आंदोलन से हटेंगे कि नहीं हटेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण है कि राज्य के कई
कर्मचारी संगठन हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार किस किस पास लगाएगी, ये सोचने वाली बात है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो पटवारियों ने जो 8 सूत्रीय मांगे गिनाई हैं, उसमें कोई भी मांग वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रही है, यानी सरकार को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आना है। इसके बावजूद पटवारियों की मांग न मानना और इस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई करना, ये समझ से परे है। ठीक है कि लोगों के कामकाज रुके हुए हैं, लेकिन जिन कामकाजों की दुहाई देकर ये कहा गया है कि उनको काम पर लौटना होगा और आईडी भी ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन सेम आईडी तहसीलदारों के पास है, वो काम तो नहीं रुक सकते थे, लेकिन मांगों पर विचार किया जा सकता था। अब जो है 1 दर्जन से आधा दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी संगठनों ने एक तरह से आंदोलन पे जाने की तैयारी कर ली है। इनमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, अनियमित कर्मचारी महासंघ है, 108 और 102 के कर्मचारी हैं, रसोइयाँ है, स्कूल संघ, सफाई कर्मचारी संघ है, ये भी तैयारी में है। और इससे पहले अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर चुके हैं, उसमें मनरेगा कर्मचारी थे, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी थे, प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मंच के थे, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी थे, विद्युत मंडल कर्मचारी थे, मितानिने संघ थीं, अतिथि शिक्षक संघ थे, पीडब्ल्यूडी संविदा कर्मचारी संगठन थे। ये सब आंदोलन कर चुके हैं अभी हाल में ही, और बाकी जो है अभी उनकी तैयारी जारी है संगठनों की। अभी मैं ताज़ी खबर है कि बीजापुर, ये खास करके बस्तर संभाग में सहकारी समिति के करीब 2000 कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। तो ये चुनाव है, हड़ताल का दौर है और हड़ताल चलेगी। कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ऐसे वादे पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों के समक्ष सबसे बड़ा संकट ये है कि चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर देते हैं कि सरकार बनेगी तो आपके लिए हम 24 घंटे में कर देंगे, 10 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाती है। तो ऐसे वायदे न किए जाएं जिससे कि बाद में असहज स्थिति का सामना करना पड़े। तो ऐसी असहज स्थितियों से बचने की ज़रूरत है कि सरकार उन्हीं चीज़ों को लागू करे या उन्हीं चीज़ों का वादा करे जो उसके लिए संभव है। असंभव चीज़ करने के बाद आपको और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को ये बताना भी चाहिए कि अगर वो लागू करेंगे तो कैसे करेंगे और उसमें क्या अड़चनें और बाधाएं हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो राजनीति के साथ सरकार को भी जानते हैं, सरकार के कार्यकलापों को जानते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि इसकी वित्तीय व्यवस्था वो कहाँ से करेंगे, अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो उसके लिए आय की व्यवस्था कैसे होगी, व्यय की व्यवस्था कैसे होगी, वो कहाँ से संसाधन जुटाएंगे। इन सब चीज़ों का सरकार और राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि आश्वासन से पहले दिन, अगर आप आश्वासन देकर एक बार तो चुनाव जीत जाएंगे, कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो आप काठ की हांडी चढ़ाकर चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए जो है जरूरी है कि कर्मचारी संगठन भी विचार करें और सरकार और राजनीतिक पार्टियां भी विचार करें। बिल्कुल, देखना होगा कि इस बीच का रास्ता क्या निकल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी, हमसे इस कार्यक्रम में जुड़कर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए आपका। और इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।